तो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू प्री एक्सप्लोर। आज हमारा सीडीपी का सेकंड प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। यहाँ पे आपको फर्स्ट दिख रहा है ना, इसको मैं चेंज करती हूँ एक सेकंड। हाँ, सो ये आज आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। ठीक है, तभी मैं इसे थंबनेल को चेंज कर दूंगी। सो फर्स्ट क्लास में हमने सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे और बेस हमारा पीवाईक्यूज है ना। इसके अलावा हम और कुछ एक्स्ट्रा पहले नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज के करेंगे ना। और अभी जो रिसेंटली आपके जो एग्जाम हुए हैं सीटेट के, उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमें पता है कि पैटर्न चेंज हुआ है। तो पुराने क्वेश्चंस जो आपके हैं, ठीक है, 2011 से, उनको प्रैक्टिस करने का अभी मतलब बनता नहीं है। ठीक है, दैट इज वाई अभी जो रिसेंटली आपके एग्जाम्स हुए हैं उन्हीं की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। देखिए, लिंक जो है आपको इजिली डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाकर के जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी और सेकेंड क्लास ना, दोनों की ही पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी आपको। सो चलिए शुरू करेंगे। और जो भी फर्स्ट टाइम है उन्हें मैं बता दूं कि आपकी क्लासेस डेली 10 बजे अपलोड हो जाती हैं। ठीक है, डेली 10 बजे आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी अपलोडेड। और जैसे कि हमने बताया था आपको कि 3 डेज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पीवाईक्यूज की ना। वीक में भाई हमारे 6 डेज हैं, तो 3 डेज हम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं और 3 डेज हम आपके सीटेट का कंटेंट प्रैक्टिस करेंगे। आई मीन प्रैक्टिस मीन्स टू से कि आपको कंटेंट मिलेगा सीडीपी से। ठीक है, उसमें प्रैक्टिस क्या ही करना है। ये चीज़ें हो गई और आप समझ रहे होंगे ये हमारा टाइम टेबल रहेगा जिसके बेसिस पे हमें काम करना है। और अगर आप शुरुआत से ही फोकस करते हैं पीवाईक्यूज पे, एनसीईआरटीज पे, तो देखिए आपका सीटेट पक्का ही क्लियर होना है, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। अपना बेस हमेशा क्लियर करके चले ना कि भाई रास्ता क्या है और कहाँ जाना है हमें ना। अगर आप कुछ भी इधर उधर पढ़ते रहेंगे तो फिर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, बिकॉज सीटेड अब इजी नहीं रह गया है ना। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लेंगे तो बेहतर होगा। और जो लोग लास्ट में मैराथन और महा मैराथन के लिए बैठे रहते हैं ना, कि वो देख करके हमारा काम हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी से काम करना शुरू करेंगे और जो भी आपके डाउट बनते हैं उनको नोट डाउन करिए और शुरू कर दीजिए अपनी पढ़ाई ना, एकदम प्रॉपर वे में। खैर, शुरू करेंगे अभी क्लास को हम लोग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खैर, यहाँ पे स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो चुके थे ना, तो हम डायरेक्टली चलते हैं जहाँ पे हमें जहाँ से शुरुआत करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। ठीक है, कह रहे हैं प्राथमिक कक्षाएं यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ में जो भाषा की कक्षाएं हैं, किस प्रकार से उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है ना। तो किस प्रकार से आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं बच्चों को। पहला ऑप्शन हमारा है कि जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। क्या इस तरीके से? बिल्कुल नहीं भाई। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं बच्चों को ना, बच्चों की जो भी मदर टंग है, उनकी मातृभाषा है, तब तो आप फैसिलिटेट नहीं कर सकते ना, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है हमारा, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। देखिए, मूर्त वस्तुएं क्या होती हैं? मूर्त जिन्हें आप टच करके फील कर सकते हैं। ठीक है, सामने आपकी नजरों के सामने है। तो छोटे भाई, छोटे बच्चे फर्स्ट टू फिफ्थ हैं, उनके सामने क्या करना चाहिए? आपको सिंबल्स दिखाने चाहिए बोर्ड पे बना करके, है ना। या फिर आप उनको मूर्त चीजें दीजिए ना, जो कि वो टच करके समझ पा रहे हैं ना। कॉन्क्रीट चीजें देंगे तो वो ज्यादा बेहतर समझ उनकी बनेगी। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्या है कि जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए मूर्त उदाहरणों का उपयोग करते हैं। भाई, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, जहाँ पे कह रहे हैं कि जो अमूर्त अवधारणा है ना, क्योंकि जो फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चे होते हैं वो जो भी अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है ना, उनको समझने में, लाइक उनके नज़रों के सामने जो चीज़ें नहीं है वो समझने में उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होती है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉन्क्रीट चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, एग्जाम्पल्स का, तो वो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बेहतर हो जाएगा। फोर
की तरफ चलना भी नहीं है भाई। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निरंतर प्रयास और बेहतर प्रदर्शन की संभावना रहती है। ठीक है, यानी कि अगर आप अभिप्रेरणा मोटिवेशन के सिद्धांत की बात हो रही है और ऐसी कौन सी चीज है ना जिससे आप निरंतर प्रयास और बेहतर प्रदर्शन की संभावना कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला कह रहे हैं असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। तो ऑप्शन तो मुझे पहला लग रहा है, देख लेते हैं और भी। असफलता और सफलता दोनों के लिए बाह्य आरोपण, या फिर सफलता के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता के लिए बाह्य आरोपण। देखिए ऐसा कहना तो गलत हो जाएगा ना, आंतरिक बाह्य। देखिए मोटिवेशन हमेशा आंतरिक अक्षा होता है। ठीक है, अब दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे आप तो खुद बता पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए आंतरिक मोटिवेशन क्या होता है, जब आप इंटरनली या फिर बोल सकते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेटेड होते हैं ना, इसका मतलब है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं बिकॉज आप इंटरेस्टेड हैं उस चीज में। इसलिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि घर वालों के डर से, टीचर वालों के डर से, या फिर आप क्लास में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लाइक बच्चों के साथ compete करना चाहते हैं, या फिर प्राइज देख करके आप मोटिवेटेड हुए हैं ना कि आपने किसी चीज में पार्टिसिपेट कर लिया हो। तो ये वाह है एक तरीके का वो होता है, आरोपण कह सकते हैं, मोटिवेशन होता है। लेकिन आंतरिक क्या होता है, जब आप अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से कोई काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ना ही किसी को खुश करने के लिए कि हमारे टीचर्स खुश हो जाएंगे अगर हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं, हमारे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे तो अगर हमारे अच्छे मार्क्स आ गए तो हमें भाई गिफ्ट में साइकिल मिल जाएगी ना। तो वो चीज बाह्य हो जाती है, आंतरिक जब अपनी इच्छा से करते हैं। तो समझ गए होंगे। तो भाई आपका निरंतर प्रयास करना और प्रदर्शन, एक बेहतर प्रदर्शन करना, ये संभावना कब है भाई, जब आप आंतरिक आरोपण होगा आपके अंदर। सफलता और असफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका फर्स्ट ही बेहतर होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए वंचित वर्गों से संबंधित छात्रों के समावेशन के लिए, ठीक है, जो बच्चे डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना, उनके लिए, उनके इंक्लूजन के लिए, समावेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना बिल्कुल नहीं। मतलब कि भाई बच्चे किन सोसाइटी से आ रहे हैं, उन्हें अलग अलग सोसाइटी में, लाइक अलग अलग ग्रुप में अलग अलग करके बिठा दिया, तो ये तो भाई कोई समावेशन हुआ नहीं है। ठीक है, अब समावेशन का मतलब क्या होता है, पिछली क्लास में भी बताया था मैंने, समावेशन जहाँ पे हर तरह का बच्चा तुम्हें एक ही क्लास में नजर आ जाए। ठीक है, चाहे वो फिजिकली थोड़ा वीक हो, मेंटली थोड़ा वीक हो, थोड़ा ही चलेगा, बिकॉज एक लिमिट से ज्यादा तो फिर उन्हें एक अलग स्कूल की जरूरत हो जाएगी ना। लेकिन समावेशन मतलब जहाँ तुम्हें हर प्रकार का बच्चा नजर आ जाएगा। ठीक है, सो क्या हो सकता है, देखते हैं ऑप्शन। पहला तो गलत हो गया, सेकंड क्या है, समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना, यानी कि समान क्षमता, एक क्षमता वाले, एक ही कैपेसिटी के बच्चों का आपने एक एक ग्रुप बना दिया ना, कि भाई ये वीक बच्चे हैं, ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये थोड़ा सा मेंटली वीक है, ये थोड़ा फिजिकली वीक है। तो ये करना भी गलत है, फिर तो ये समावेशन हुआ ही ना। समावेशन मतलब एक ग्रुप बनाइए जहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट बच्चा भी हो, एक एवरेज बच्चा भी होना चाहिए, हल्का फिजिकली किसी को दिक्कत है तो वो भी होना चाहिए। मतलब ये नहीं देखना है आपको कि लाइक एक ही कैपेसिटी के बच्चों को एक ग्रुप में रखना है ना, बिल्कुल गलत ऑप्शन। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना हो सकता है। लास्ट क्या बोलते हैं कि पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित बिल्कुल नहीं भाई ना। ऐसी रूढ़ी जो जरूरी थोड़ी ना है कि जो शुरुआत से चली आ रही है हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा, वो सही ही हो, है ना। उनको चेंज करने की जरूरत है और प्रोत्साहित भी नहीं करेंगे ना भाई। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड बहुत ही बेहतरीन है और उसी के साथ चलेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि भाई वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है। ठीक है, और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती हैं। ठीक है, तो यह दैश को प्रदर्शित करता है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया ना हमने कि जो हमारी रूढ़िवादी सोच है ना, एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग जो हम हमेशा से लेकर के चले आ रहे हैं लड़की और लड़के को लेकर के ना, जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर तो पक्का कंफर्म होता है ना, तो आप ये समझ के चलिए। अब यहाँ पे भाई क्या बोल रहा है कि भाई अपने दोस्त से बोल रहा है कि हम लोग भाला फेंकने में पार्टिसिपेट करते हैं और लड़कियां वीक होती हैं थोड़ा सा ना, मतलब मेंटली उसका यही चल रहा है कि लड़कियां वीक होती हैं तो वो रस्सी कूदने में पार्टिसिपेट कर लें।
तो ये किस चीज को शो कर रहा है, ये स्टीरियोटाइपिंग को शो कर रहा होता है ना, जहाँ पे लड़की और लड़का में इस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जाता है ना। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लड़कियों को बोलते हैं कि भाई आप क्या करें कि आप होम साइंस ले लीजिए, है ना, आपका फिजिकल एजुकेशन लेकर के आप क्या करोगे, और लड़कों को कहा जाता है कि अगर उन्होंने होम साइंस ले लिया ना तो मतलब कौन सा पाप कर दिया आपने, होम साइंस नहीं लेना है आपको, क्या लेना है भाई, फिजिकल एजुकेशन, खेलो कूदो, है ना, गेम्स में पार्टिसिपेट करो, किचन के अंदर नहीं जाना है। तो ये स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग है, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से डिसलेक्सिया की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। देखिए डिसलेक्सिया कुछ डिसीज है, ये डिसीज मीन्स तो उसे कह सकते हैं ना कि लाइक बायोलॉजिकल तो नहीं होती हैं, ये कुछ ना कुछ कमियां होती हैं जिन्हें हम प्रैक्टिस के थ्रू सही भी कर सकते हैं। समझ गए आप। तो डिसलेक्सिया क्या है वो हम समझ लेते हैं। देखिए डिसलेक्सिया में क्या होता है ना कि इसमें रीडिंग करने में दिक्कत होती है। हो सकता है कि आप बच्चा जिसको भी लाइक हो रखा होगा, किसी को भी हो सकता है, जरूरी नहीं है बच्चे को ही हो, ठीक है। सो होता क्या है कि डिसलेक्सिया में रीडिंग करने में दिक्कत होती है, ठीक है, रीडिंग में प्रॉब्लम होगी। आपको वर्ड्स प्रॉपर, जैसे कि आपने तारे जमीन पे मूवी देखी होगी, जहाँ पे क्या होता है कि बच्चा, उसे बोर्ड पे सब उल्टा पुल्टा नजर आ रहा होता है ना, अगर 3 ऐसे लिखा है तो उसे ऐसे नजर आ सकता है, W लिखा है तो वो लाइक कुछ सिमिलर वर्ड्स के बीच में भी वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है ना, B और D में कंफ्यूज रहेगा बच्चा। तो इस तरीके की दिक्कतें हैं जो सामने आती हैं और उसे रीडिंग में दिक्कत होती है, ठीक है। ओवरऑल ये सब चीज़ों में ध्वन्यात्मक जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, फोनिकल। सो देखते हैं भाई डिसलेक्सिया क्या हो जाएगा। तो डिसलेक्सिया जैसे शारीरिक समन्वय में कठिनाई, बिल्कुल नहीं भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। स्थानिक समझ यानी कि स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्टी, क्या, बिल्कुल नहीं। रचनात्मक समस्या समाधान, नहीं। और लास्ट ऑप्शन जैसे कि ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, तो बिल्कुल फोनोलॉजिकल प्रोसेस को वो समझने में उन्हें दिक्कत होती है, बिकॉज कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें वो प्रॉपर नहीं समझ पाते हैं ना, उनमें कंफ्यूजन हो जाती है। खैर कुछ और भी डिसीजेज है ना, उन्हें भी समझ लीजिए। जैसे डिसलेक्सिया ये हो गया, तो एक होती है आपकी डिसकैलकुलिया, ठीक है। क्या होती है, डिस, देखिए नाम से ही क्लियर है ना, कैलकुलिया आया यानी कि यहाँ पे बच्चे को मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, गणित के प्रॉब्लम सॉल्व करने में उससे दिक्कत हो जाती है, ठीक है। डिसकैलकुलिया हो गया। दूसरा होता है डिसग्राफिया, डिसग्राफिया यानी कि ग्राफ, ग्राफ मतलब राइटिंग से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे बच्चे की राइटिंग बहुत ही गंदी होगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे उसकी राइटिंग, ठीक है। तो इस लेवल की ये कुछ 3 जो इम्पोर्टेंट पड़ जाती हैं आपके, और भी हैं जैसे कि ADHD कह सकते हैं, ADHD। यहाँ पे क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी शो करते हैं बच्चे, यानी कि वो एक प्रॉपर चीज़ पर, यानी कि 30 मिनट की क्लास है तो वो उनका अटेंशन नहीं आप ग्रैब कर सकते हैं, उनका ध्यान भटकता रहता है ना, भटकती आत्मा की तरह, कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं और इन्हें हम सही भी कर सकते हैं, ये बायोलॉजिकल नहीं होती हैं, ठीक है। सो और भी डिसीजेस जो हमें मिलेंगी आगे हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही, साथ में जुड़े रहना इंपॉर्टेंट है आपका। और भाई जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या फिर सेकेंड टाइम आ रहे हैं या हमेशा से आप देख रहे हैं, सो उसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और जल्दी से आप सभी एक बारी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए ना, जो भी आपके ग्रुप्स हों, अपने दोस्तों के साथ में। भाई इतना तो बनता है ना, इतना तो कर सकते हैं आप। देखिए इससे मोटिवेशन बनता है ना मेरा कि भाई आप देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, कमियां हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, कोई डाउट्स है बता सकते हैं, और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है हमारा कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज, आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है क्या, यस, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है ना, समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा कौन देगा भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किसकी जरूरत होती है, बुद्धि की जरूरत है, दिमाग की जरूरत है हमें, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या हमारे पास। निष्क्रिय अनुसरण, बिल्कुल नहीं। अगर आप आंख बंद करके भाई टीचर हमारे जो कह रहे हैं हमें वही फॉलो करते चले जाना है ना, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ हुई आपकी ना। प्रतिक्रिया समूह यानी कि रिस्पॉन्स सेट, प्रॉपर आपके पास कुछ ऑप्शंस के सेट हैं, उन्हीं में से आपने उठा लिया ना, फिर समस्या समाधान वाला बात यहाँ पे भी नहीं आएगी। अब सारी चिंता ना डाइवर्जेंट थिंकर जो होते हैं, देखिए यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं अब सारी में, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में आपको एज इट इज याद रहेगा अगर आपने एक बारी चीज़ों को दिमाग में बिठा लिया।
देखिए सीटेट में क्या होता है ना कि आप प्रॉपर हिंदी में चलेंगे ना तो भी मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप इंग्लिश लेकर के चलेंगे तो बेहतर है, ठीक है। इंग्लिश लेकर के चलते हैं तो बेहतर है, यानी कि थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि हिंदी के कुछ वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट पड़ जाते हैं जिन्हें याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। खैर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ तो आप लोग अपने हिसाब से समझ सकते हैं, हो सकता है आपको ना होती हो, ठीक है। तो डाइवर्जेंट थिंकर क्या होता है, जो बहुत सारे मल्टीपल वेज में सोच सकता है ना। एक प्रॉब्लम के पास उसके एक प्रॉब्लम का कई सारे मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके पास में, तो वो डाइवर्जेंट थिंकर होता है। जबकि जो कन्वर्जेंट थिंकर होगा ना, यानी कि जिसे हम अभिसारी चिंतन जो करते हैं, तो वो कौन होते हैं, वो एक प्रॉपर वे में आपने एक रास्ता दिखा दिया टीचर ने, तो अभी इसके अलावा वो दूसरे रास्ता नहीं अपना क्रिएट कर सकता है, नहीं बना सकता है। तो ये होते हैं आपके कन्वर्जेंट थिंकर और ये होते हैं डाइवर्जेंट थिंकर, ठीक है। और समस्या समाधान के लिए भाई यही बेहतर भी होते हैं, ठीक है। और फंक्शनल फिक्सनेस यानी कि कार्यात्मक स्थिरता, ये कभी भी अच्छा नहीं होता, एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट में। अब सारी चिंतन देखिए अभी अभी जस्ट बात करके ही आ रहे हैं ना, अब सारी चिंतन की और यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग की। डाइवर्जेंट थिंकिंग डैश है, जबकि अभी सारी चिंतन ना, अभी सारी यानी कि कन्वर्जेंट थिंकर, अभी अभी हमने बात करी है इसके बारे में, तो अभी तो आप आइडिया लगा पाएंगे ना। गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, शाब्दिक क्षमताओं को बढ़ावा देगा क्या, शाब्दिक और गणितीय बिल्कुल नहीं। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और ये सही समाधान पर स्थित होता है ना। देखिए बिल्कुल अभी अभी जस्ट बताया मैंने, वही क्वेश्चन पूछ लिया गया ना कि अब सारी, देखिए एक ही क्वेश्चन कई तरीके से आपसे पूछ सकता है। एक ही देखिए पेपर का एग्जाम जो कि जनवरी 21 में हुआ था आपका, ठीक है। अभी जो ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन ही ऑफलाइन ही था ये आपका फिलहाल, ठीक है। अभी 23 वाला पेपर है, यस, जनवरी 21 जनवरी 2023 में जो पेपर हुआ था ना, ये वही पेपर है और एक ही पेपर के ये क्वेश्चंस हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखा है तो आपके 2 से 3 नंबर कंफर्म होके रहते हैं, ठीक है। तो भाई ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल क्लियर है कि अब सारी चिंतन कौन करता है, डाइवर्जेंट थिंकर वही होते हैं जो मल्टीपल आंसर उनके पास रखते हैं, ठीक है। जबकि अभी सारी चिंतन जो होता है उनके पास एक फिक्स्ड रास्ता होता है ना, उसके अलावा वो नहीं सोच सकते, उससे ज्यादा नहीं सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक आकलन नहीं माना जाता है ना। रचनात्मक आकलन हम किसे नहीं मानते हैं, देखते हैं ऑप्शंस को। देखिए एक आकलन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। देखिए तुलना की बात आ गई ना कि मानक के पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, तो भाई इसे रचनात्मक आकलन तो नहीं मानेंगे। देखिए रचनात्मक आकलन क्या होता है ये समझ लीजिए ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट हमेशा ही प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव मीन्स टू से, इससे इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ फीडबैक लेना होता है। बच्चे का हम फीडबैक लेते हैं ताकि हमें पता चल सके ना कि हमारी गलती कहाँ पे हो गई, कहाँ पे बच्चा कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाया, है ना, और बच्चा अटक कहाँ पे रहा ना, दिक्कत कहाँ पे आ रही है, उस जगह को फिर हम जानेंगे और जानने के बाद उसे क्या देंगे, एक रेमेडी देंगे, ठीक है। रेमेडी देंगे और उस चीज़ का इलाज हो जाएगा ताकि हमारे नेक्स्ट जो भी एग्जाम हो, असेसमेंट हम करें उसमें बेहतर वो प्रदर्शन कर पाए, ठीक है। तो रचनात्मक आकलन का मतलब हमेशा और हमेशा फीडबैक लेने से है, इम्प्रूवमेंट से हो जाएगा। इसका कतई ये मतलब नहीं हो सकता है कि हम बच्चों को कंपेयर करना चाहते हैं, उनमें कंपटीशन लाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। एक आकलन एक छात्र के अधिगम में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं ना कि अगर बच्चे ने कोई गलत कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लिया है तो भाई उसे में हम इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए नई अवधारणा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। खैर हम यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन के साथ चलेंगे, ये आप समझ पाए होंगे, ठीक है। देखिए ये पे फॉर्मेटिव के साथ साथ आप समेटिव भी समझ लीजिए, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और दूसरा होता है हमारा समेटिव। जैसे इसके नाम में ही सम लिखा हुआ है, सम मतलब जो ऐसे एग्जाम जिनको ये लेकर के चलता है, फॉर एग्जाम्पल हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम्स, ठीक है। तो ये दो ऐसे एग्जाम्स होते हैं ना जो कि समेटिव होते हैं, यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम हो गया, आपका रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो गया, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की संभावनाएं नहीं होती है ना। वही असेसमेंट फॉर्मेटिव एफए आप कई बार भी ले सकते हो, ठीक है, जितने बार आप चाहते हो उतनी बार ले सकते हैं।
और एनुअल एग्जाम एक बार ही हो गया, आपका रिजल्ट डिफाइन कर दिया, यहाँ कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके ये हो जाते हैं समेटिव, और ये अच्छे भी नहीं माने जाते हैं, ठीक है। सो मूव करेंगे नेक्स्ट पे। तो निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक की एक विशेषता कौन सी हो सकती है, ठीक है। फीडबैक की एक विशेषता कौन सी होगी आपको बताना है। यह केवल परिणामों पर केंद्रित होता है क्या? फीडबैक बिल्कुल नहीं कह सकते। यह सामयिक और विशिष्ट होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बहुत बेहतर होगा ना। जैसे कि अभी अभी मैंने पहले ही बताया कि फीडबैक मतलब ये एक प्रॉपर समय पे हम ले सकते हैं। जब भी हमने एक चैप्टर पढ़ाया और हमारा मन हुआ कि भाई नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों का फीडबैक ले लेते हैं ना, कि उन्होंने कितना सीखा इस चीज से। और विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है, सामान्य बिल्कुल नहीं कह सकते ना भाई, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट पे फोकस है। तो इम्प्रूव कर रहा है, बच्चों के क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है ना, उनकी गलतियों को, उनकी समझ को इम्प्रूव कर पा रहे हैं हम, ठीक है, फीडबैक लेकर के। तो ये विशिष्ट होगा, कभी भी सामान्य नहीं करेंगे, ठीक है। और परिणाम पे तो बिल्कुल, परिणाम पे केंद्रित क्या होता है? हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम्स ना भाई, आपका रिजल्ट पकड़ा दिया, फेल हैं आप, पास हैं, बस खत्म काम वहीं पे। लेकिन जो प्रतिपुष्टि है, फीडबैक है, वो इम्प्रूवमेंट पे बेस्ड होती है। मूव करेंगे नेक्स्ट पे। देखिए हॉवर्ड गार्डनर भी आ गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर इनकी थ्योरीज भी हम डिस्कस करेंगे ही, जैसे कि आपको पता ही है कि 3 डेज हमारी थ्योरी की क्लास भी चलती है। सो हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि हॉवर्ड गार्डनर ने 8 तरह की बुद्धि के प्रकार बताए हैं, इंटेलिजेंस के टाइप बताए हुए हैं, उनमें से कुछ 4 टाइप दिए हैं और उनका काम बताया गया ना। तो कौन सा सही सुमेलित है वही आपको बताना ना। पहला क्या बोल रहा है, संगीत में, ठीक है, यानी कि म्यूजिकल, जो कि प्रदर्शन एवं रचना कौशल है कह सकते हैं। स्थानिक यानी कि स्पेशियल जो है वो प्राकृतिक वातावरण नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नेचुरलिस्टिक होते हैं, जो प्राकृतिक वातावरण से रिलेटेड होते हैं, ये नेचुरलिस्टिक बुद्धि इनमें होगी, ठीक है। अंतः वैयक्तिक, अंतः यानी कि खुद से, दूसरों से बिल्कुल नहीं, ये इंटरपर्सनल हो जाता है, ठीक है। इंटरपर्सनल यानी कि अंतर वैयक्तिक कह सकते हैं। अंतः वैयक्तिक खुद को जानने से रिलेटेड होता है। तार्किक गणितीय, तो ये भाई मैथमेटिकल से होगा, तो इन्होंने नृत्य से जोड़ दिया, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन हमारा पहला सही है। भाई इसका डिटेल डिस्कशन हम अपनी क्लास में करेंगे। और आपको बता दूं कि पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है ना, वो कोलबर्ग की थ्योरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरल डेवलपमेंट। तो ये ज़रूर आप लोग देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन है? तो अभी अभी बताया था भाई, जल्दी से सभी कमेंट में बताइए कि आंतरिक अभिप्रेरणा जो है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है। तो भाई इंट्रिंसिक क्या है? जो दंड के भय से आती है क्या? बिल्कुल नहीं। जो बाह्य पुरस्कारों से आती है? बिल्कुल नहीं कह सकते। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, ठीक है। व्यक्तिगत आनंद यानी कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं ना, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इस वजह से नहीं पढ़ा रही हूँ कि मुझे किसी ने कहा है कि भाई पढ़ाओ नहीं तो मार पड़ेगी, ठीक है, या फिर पढ़ाओगे तो तुम्हें गिफ्ट मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं है ना। हाँ खैर कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा वाह हो सकता है ना, थोड़ा सा हो सकता है। और इसके लिए जैसे मुझे मोटिवेशन चाहिए ना, मोटिवेशन क्या है मेरा, कि आप सभी अगर शेयर करते हैं तो आई विल फील बेटर कि अरे मुझे और अच्छा काम करना है ना। तो ये भी एक तरीके से, लेकिन खैर मैंने ये जो जॉब चुनी है, ये इसको कह सकते हैं आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है ना, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। ये मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप जाइए और पढ़ाइए, है ना। तो ये चीज होता है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा बोलेंगे। बट मैं और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाऊं, और उसके लिए आपको मुझे एक वाय अभिप्रेरणा देनी पड़ेगी ना, और वो है शेयर करना और लाइक करना, ठीक है। सो ये चीज हो गया। अगर व्यक्ति आनंद होकर के कोई काम करता है ना, हैप्पी होकर के कोई काम इनिशिएट करता है, तो कह सकते हैं भाई वो इंट्रिंसिक मोटिवेटेड है। ओके, सो मूव करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा एक प्रमुख सिद्धांत है? ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन बताएंगे भाई, उसका प्रिंसिपल कौन सा हो सकता है? अधिगम प्रमाणित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। छात्रों के अधिगम को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। लेट्स सी, छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त, बिल्कुल नहीं भाई, निष्क्रिय प्राप्त करता तो नहीं हो सकता है, ठीक है।
सो पहला क्या ऑप्शन था हमारा कि अधिगम जो है वो प्रमाणित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ऑथेंटिक टास्क पे ही बेस्ड होना चाहिए क्या? सो ये कहना तो गलत होगा, ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग इज द बेस्ट वे टू मेजर द स्टूडेंट लर्निंग, या फिर करिकुलम शुड बी प्रिटरमाइंड एंड यूनिवर्सल होना चाहिए। देखिए, तो अगर हम देखते हैं ना, ऑप्शन यहाँ पे लास्ट तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। मानकीकृत परीक्षण पे ही स्टैंडर्ड कह सकते हैं हल्का फुल्का, ठीक है। अगर हम बच्चे का प्रोग्रेस क्लास में चेक करना चाहते हैं, मान लीजिए 30 बच्चे हैं ना, तो भाई हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि एक से कह देंगे कि आप ऐसा करिए 50 मिनट ले लीजिए और एक को हम 30 मिनट ही देंगे, बिल्कुल नहीं। भाई अगर 30 बच्चे हैं तो उनको हम एक तरीके से पढ़े, अगर वहाँ पे हमारी क्लास डिपेंड करता है ना कि किस तरह के बच्चे हैं हमारे पास, तो उनके साथ थोड़ा सा हम रिलैक्स हो सकते हैं ना। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ जाया जा सकता है ना, क्योंकि थर्ड पे भी नहीं जा सकते हैं, बिकॉज ये यहाँ पे मानकीकृत परीक्षण ये दिक्कत कर देगा ना। क्योंकि जहाँ पे हम बात करते हैं आपके देखिए वर्ड नहीं आ रहा है मुझे, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे तो भाई हमें फ्लैक्सिबल होने की ज़रूरत है, बिकॉज एक क्लास में हर बच्चा एक कैपेसिटी का नहीं बैठा हुआ है, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं ना। तो ये ऑप्शन के साथ जाना भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी फर्स्ट ऑप्शन के साथ चलना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट मान के चलते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाधिता। देखिए इम्पेयरमेंट जो होता है ना, इम्पेयरमेंट एक डैश स्थिति है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। इम्पेयरमेंट कुछ भी हो सकता है आपका, लाइक किसी तरीके की दिक्कत हो सकती है आपकी बॉडी में, या फिर कुछ हो सकता है ना। जबकि जो अक्षमता होती है, डिसेबिलिटी होती है, इज अ डैश स्थिति। तो इम्पेयरमेंट जो होता है वो कैसा होता है, ऑपरेटिव होता है क्या, सोशल? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। एक ही ऑप्शन हमें नजर आ रहा है बेहतर, और वो है फर्स्ट, बायोलॉजिकल होता है ना। इम्पेयरमेंट बाध्यता यानी कि हो सकता है आपको किसी बच्चे को देखने में दिक्कत हो, उसके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, प्रॉपर ना चल पा रहा हो, यूज ना कर पा रहा हो, तो इम्पेयरमेंट कैसा होता है, बायोलॉजिकल। हो सकता है कि उन्हें जन्म से ये दिक्कत रही हो, ठीक है। और डिसेबिलिटी, जैसे कि अभी हमने बात ही करी थी, जैसे डिसकैलकुलिया, ठीक है। क्या हो सकती है, जैसे कि डिसकैलकुलिया था, ये कोई जन्म से नहीं होता है, ये जन्म के बाद ही चीजें आती हैं, और इनको हम सही भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ में, ठीक है। अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं, डिसकैलकुलिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, एडीएचडी हो गया, इन सब का इलाज है। और ये कैसे होते हैं, ये आपके एक तरीके से फंक्शनल होते हैं, ठीक है। यानी कि आप इस पे काम करेंगे तो ये सही भी हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा थर्ड बेहतर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ना हमारा, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन से पाड़ के उदाहरण हो जाएंगे। पाड़ क्या है भाई, पाड़ यानी कि इसके फोल्डिंग की बात करते हैं ना। तो देखिए इसके फोल्डिंग के बारे में आपको बताया था मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट क्लास में। देखिए इसके फोल्डिंग रिलेटेड किससे है, तो ये रिलेटेड है भाई वाइगोत्स्की से, ठीक है। वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। और तीन टर्म्स मैंने दिए थे आपको, जहाँ पे पहला होता है आपका जेड पी डी, इसके फोल्डिंग हो जाएगा। और लास्ट में होता है एम के ओ। जेड पी डी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसके फोल्डिंग जहाँ पे आपको पार्ड प्रदान किया जाता है ना, एक हेल्प। मान लीजिए पार्ड क्या होता है, अब एक छोटा सा बच्चा है और वो क्या कर पा रहा है, लाइक कोई क्वेश्चन दिया है, प्रॉब्लम दिया है, तो आपने क्या किया, उसको हाफ सॉल्व कर दिया, ठीक है। या फिर कोई प्रॉब्लम दे दीजिए, ठीक है, हाफ सॉल्व कर दिया है और फिर आपने उसको दिया ना, तो वो अभी क्या करेगा, वो पूरा सॉल्व कर सकता है। या फिर आपने एक दो क्वेश्चन बता दिए शुरुआत में और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन उसको दे दिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। और देखते हैं भाई ऑप्शंस को। बोल कर सोचना, ये भी इसके फोल्डिंग में आता है ना, कि आप जब चीजों को बोल करके पढ़ते हैं ना, तो आपने देखा होगा ज्यादा बेहतर समझ में आता है, ठीक है। संकेत और इशारे बिल्कुल हो सकते हैं। आधा हल किया हुआ प्रश्न, और ये भी सही है। रट कर दोहराव यानी कि रोट, अगर हम मेमोराइजेशन की बात करते हैं, रिहर्सल की बात करेंगे ना, तो ये तो भाई कहीं से सही नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा ए, बी और सी कहीं दिख रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं दिख रहे हैं, तो खैर यहाँ पे हम एक ऐड कर लेंगे ना, ए, बी और सी। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका
ए, बी और सी, ये 3 बेहतर होंगे और डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन रहा है आपका। इसके बाद अच्छा एक क्वेश्चन और है, सॉरी। सो लास्ट क्वेश्चन कोलबर्ग से है। कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं ना। तो ये मैंने आपको कोलबर्ग की थ्योरी अभी कल ही पढ़ाई है ना, तो वहां से जा करके आप जरूर देखिए और बताइए। जहाँ पे बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं ना, तो ये आपका लेवल 1 होता है और स्टेज 2, जहाँ पे बच्चे मतलब अपने काम के लिए ना कि हमारा काम बनता है तो भाई चीज़ें कर लेते हैं वो, और या फिर दूसरे के लिए भी कभी कभी दूसरे को खुश करने के लिए भी वो कभी कभी काम कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा है, अपना काम निकलवाना होता है, कुछ इस तरीके की थिंकिंग होती है। अपना लाभ जहाँ पे देखते हैं तो वो आपकी बात मान लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लेवल 1 और स्टेज 2 होने वाला है ना, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट लास्ट में नजर आ रहा है, पहले स्तर के दूसरे चरण में ऐसा बच्चा शो करेगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में ना, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।